नमस्कार। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था कि जो द्विनिषेचन है उसके परिणाम स्वरूप एक तो युग्मनज जाइगोट और दूसरा है एंडोस्पर्म अर्थात भ्रूणपोष, इन दो रचनाओं का क्या हो गया था, निर्माण। तो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज और किसका निर्माण हुआ, भ्रूणपोष का। ये सब घटनाएं कहाँ होती है, ये सब घटनाएं कहाँ हो रही हैं, बीजांड के अंदर हो रही हैं, ओव्यूल के अंदर हो रही हैं। तो द्विनिषेचन के परिणाम स्वरूप बने युग्मनज का भविष्य क्या होगा, इस तरह युग्मनज से किस तरह भ्रूण बनेगा, इन सब बातों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है वह है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण का परिवर्धन, अर्थात आवर्तबीजी पादपों में किस तरह से एक कोशिकीय युग्मनज बहुकोशिकीय भ्रूण में बदलता है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं, भ्रूणोद्भव। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, एक कोशिकीय युग्मनज से बहुकोशिकीय भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। आपको याद होगा युग्मनज द्विगुणित होता है और उससे जो बहुकोशिकीय भ्रूण बनेगा वो भी कैसा होगा, द्विगुणित होगा। तो भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं या एम्ब्रियोजेनेसिस किसे कहते हैं, युग्मनज से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आज का अपना जो बिंदु है वह है भ्रूण परिवर्धन। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। एक और तथ्य है कि जो भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन है उसका सर्वप्रथम हैंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कैप्सेला बर्सा नामक पादप में किया था। कैप्सेला बर्सा नामक पादप में हैंस्टीन ने सर्वप्रथम भ्रूण परिवर्तन का क्या किया था, अध्ययन किया था। तो देखिए, अब पढ़ते हैं हम भ्रूण परिवर्तन किस तरह से एक कोशिकीय युग्मनज बहुकोशिकीय भ्रूण में बदलता है। तो देखिए, ये है बीजांड, ये सारी घटनाएं कहाँ हो रही हैं, बीजांड में। तो बीजांड में क्या बना, युग्मनज। कैसे बना, ये आपने कल पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। तो बीजांड में जो युग्मनज है वो युग्मनज बीजांड द्वार की ओर बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि जो अंड कोशिका होती है वो किस ओर होती है, बीजांड द्वार की ओर, और उसी अंड कोशिका से क्या बनता है, युग्मनज। तो स्वाभाविक है कि जो युग्मनज होगा वो किस ओर होगा, बीजांड द्वार की ओर। तो देखिए क्या होता है, ये युग्मनज है, ये रहा युग्मनज। इस युग्मनज में एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है, इस तरह से एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो देखिए कितनी कोशिकाएं बन गई, दो। वह कोशिका जो निभाग की ओर है, इधर निभाग की ओर, उसे तो कहते हैं शीर्षस्थ कोशिका, और वह कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर है उसे कहते हैं आधारीय कोशिका। देखिए, अब तक आपको मैंने क्या बताया कि जो युग्मनज है एक कोशिकीय, उसमें ये युग्मनज है, इसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो कितनी कोशिकाएं बन गई, देखो दो। वह कोशिका जो निभाग की ओर है वो तो कहलाएगी शीर्षस्थ कोशिका, और जो बीजांड द्वार की ओर है वो क्या कहलाएगी, आधारीय कोशिका। अब देखिए क्या होगा, ये जो शीर्षस्थ कोशिका है, ये रही शीर्षस्थ कोशिका, इसमें एक अनुदैर्घ्य विभाजन होगा। देखिए अनुदैर्घ्य विभाजन खड़े रूप से। तो देखिए कितनी कोशिकाएं बन गई, दो। कितनी कोशिकाएं बन गई, दो। दोबारा देखिए, ये जो शीर्षस्थ कोशिका है जो किस ओर है, निभाग की ओर है, इसमें एक अनुदैर्घ्य विभाजन होता है जिससे कितनी कोशिकाएं बनती हैं, दो। फिर इन दोनों कोशिकाओं में पुनः अनुदैर्घ्य विभाजन होता है जिससे कितनी कोशिकाएं बनती हैं, एक, दो, तीन और चार कोशिकाएं बन गई। फिर इन चारों कोशिकाओं में प्रत्येक में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो गिनो कितनी कोशिकाएं हो गई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ कोशिकाएं हो गई। फिर इन आठों कोशिकाओं में पुनः परिणत विभाजन होता है सब में। तो 8 से कितनी हो गई, 16 कोशिकाएं। तो देखिए दोबारा समझिए, जो शीर्षस्थ कोशिका है उसमें एक अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ, कितनी कोशिकाएं बन गई, दो। फिर इन दोनों कोशिकाओं में पुनः
अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ जिससे कितनी कोशिकाएं बन गई? 4। इस रचना को कहते हैं चतुष्टांशक। क्या कहेंगे? चतुष्टांशक। फिर देखिए, ये जो आधारीय कोशिका है, आधारीय कोशिका, ये लो मैंने आधारीय कोशिका ले ली। इस आधारीय कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। देखो, पहला अनुप्रस्थ, दूसरा, तीसरा। तो कहने का तात्पर्य है कि आधारीय कोशिका में बार बार अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। आधारीय, जैसे ये आधारीय कोशिका है, इसमें बार बार अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिससे लगभग 6 से 10 कोशिकीय रचना बनती है। ये देखो, इस तरह से 6 से 10 कोशिकीय रचना बनती है जिसे हम क्या कहते हैं? निलंबक। इसी निलंबक की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है जिसे क्या कहते हैं? चूसकांक। तो मैंने अब तक आपको बताया कि जो आधारीय कोशिका है उसमें बार बार अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं जिससे लगभग 6 से 10 कोशिकीय रचना बनती है जिसे क्या कहते हैं? निलंबक। और निलंबक की ही एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है जिसे क्या कहते हैं? चूसकांक कहते हैं। तथा शीर्षस्थ कोशिका के बारे में ये बताया कि शीर्षस्थ कोशिका है उसमें, जो शीर्षस्थ कोशिका है उसमें कौन सा विभाजन हुआ? अनुदैर्घ्य, जिससे 2 कोशिकाएं बनी। फिर इन दोनों कोशिकाओं में पुनः अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ जिससे कितनी कोशिकाएं बनी? 4। इस प्रकार जो बनी रचना है, ये भ्रूणीय रचना है, इस प्रकार बनी जिसमें 4 कोशिकाएं होती हैं, उसे कहते हैं चतुष्टांशक। क्या कहेंगे? चतुष्टांशक। फिर देखिए, ये रहा चतुष्टांशक। इस चतुष्टांशक में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो देखिए कितनी कोशिकाएं बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोशिकाएं बन गई। इस प्रकार बना जो ये भ्रूण है जिसमें 8 कोशिकाएं हैं उसे कहते हैं अष्टांशक भ्रूण। क्या कहेंगे? अष्टांशक भ्रूण। दोबारा देख लीजिए, मैंने आपको ये बताया कि जो शीर्ष कोशिका है उसमें अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी। इन दोनों कोशिकाओं में पुनः अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ, कितनी कोशिकाएं बनी? 4 कोशिकीय भ्रूण बना जिसे क्या कहेंगे? चतुष्टांशक। फिर इन चारों कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन हुआ जिससे कितनी कोशिकाएं बनी? 8, जिसे हम क्या कहेंगे? अष्टांशक भ्रूण कहेंगे। अब ध्यान देना, जो ये अष्टांशक भ्रूण है इसकी प्रत्येक कोशिका में परिणत विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? परिणत विभाजन। तो देखिए कितनी कोशिकाएं बन गई? पूरी टोटल 16 कोशिकाएं बन गई। कितनी? 16 कोशिकाएं। बाहर की तरफ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अंदर की तरफ भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार बाहर की तरफ 8 कोशिकाएं बनी, अंदर की तरफ 8 कोशिकाएं बनी। जो बाहर की तरफ 8 कोशिकाएं हैं वो तो कहलाती हैं बाह्य परत या डर्मेटोजन, और जो अंदर की तरफ 8 कोशिकाएं हैं वो कहलाती हैं आंतरिक परत। और इस प्रकार बना जो ये भ्रूण है ये गोल गोल, इसे कहते हैं गोलाकार भ्रूण। क्या कहेंगे? गोलाकार भ्रूण कहेंगे। फिर देखिए आगे, ये जो गोलाकार भ्रूण है इसकी बाहर की जो 8 कोशिकाएं हैं जिन्हें हम डर्मेटोजन कहते हैं, ये भ्रूण की एपिडर्मिस का क्या करती हैं? निर्माण। भ्रूण की किसका निर्माण करती हैं? एपिडर्मिस का। जबकि अंदर की जो 8 कोशिकाएं हैं ये भ्रूण के अंदर बीज पत्राधार, आगे बात करेंगे हम, भ्रूणविभ द्योतक, आपने 11वीं में पढ़ा है भ्रूणविभ द्योतक क्या क्या होता है? भ्रूणविभ द्योतक और प्रोकेम्बियम। प्रोकेम्बियम क्या होती है? भ्रूण में पाई जाने वाली जो केम्बियम होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकेम्बियम। प्रोकेम्बियम अर्थात केम्बियम एक क्या है? विभ द्योतक है जो लगातार विभाजनशील होता है। तो इस प्रकार देखो हमने पढ़ा कि जो डर्मेटोजन है वो भ्रूण की एपिडर्मिस बनाएगा, जबकि जो आंतरिक परत की 8 कोशिकाएं हैं वो बीज पत्राधार, भ्रूणविभ द्योतक और प्रोकेम्बियम का क्या करती हैं? निर्माण। और इस प्रकार जो भ्रूण होता है वो रिधियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? रिधियाकार। तो गोलाकार भ्रूण किस में बदल गया? रिधियाकार भ्रूण में। पहले भ्रूण चतुष्टांशक में बदला, फिर अष्टांशक में, फिर 16 कोशिकीय हो गया और गोलाकार रचना में बदल गया। फिर गोलाकार जो भ्रूण है उसने रिधियाकार भ्रूण का क्या कर लिया? निर्माण। फिर देखिए ये जो रिधियाकार भ्रूण होता है वह परिपक्व किस में बदल जाता है? भ्रूण में।
किस में बदल जाता है? परिपक्व भ्रूण में। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो द्विबीजपत्री हो चाहे एक बीजपत्री पादप, बीज में पाया जाने वाला जो भ्रूण है, बीज में पाया जाने वाला भ्रूण है, उसके मुख्यतः यह दो भाग होते हैं। एक तो भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष के ऊपर की तरफ होता है प्रांकुर और नीचे की तरफ क्या होता है? मूलांकुर। एक बीजपत्री पादप है तो एक बीजपत्र और द्विबीजपत्री पादप है तो द्विबीजपत्र। तो जो पादप होते हैं उनका जो भ्रूण होता है, उस भ्रूण में एक तो क्या मिलेंगे आपको? भ्रूणीय अक्ष और एक क्या मिलेंगे? बीज पत्र। तो देखिए ये सारी जो क्रिया हो रही थी वो ये कहाँ हो रही थी? ये सारी जो क्रिया हो रही थी ये हो रही थी बीजांड में। कहाँ हो रही थी? बीजांड में। तो इस प्रकार देखिए ये जो बीजांड है, इस बीजांड के अंतर्गत ये किसका निर्माण हो गया? भ्रूण का। और ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या है? बीजपत्र हैं और बीजपत्रों के बीचों यहाँ से ये भ्रूणीय अक्ष है। भ्रूणीय अक्ष में ऊपर की तरफ प्रांकुर, नीचे की तरफ मूलांकुर। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि जो युग्मनज होता है वो बहुकोशिकीय किस में बदलता है? भ्रूण में, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखिए एक कोशिकीय युग्मनज था जिसमें अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, जिससे दो कोशिकाएं बनी, एक तो निभाग की ओर शीर्षस्थ कोशिका, एक बीजांड द्वार की ओर आधारीय कोशिका। आधारीय कोशिका में बार बार अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिससे 6 से 10 कोशिकीय रचना बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? निलंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबक। और जो शीर्षस्थ कोशिका है, उस शीर्षस्थ कोशिका का क्या भविष्य रहा? ये जो शीर्षस्थ कोशिका है उसमें अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ, जिससे 2 कोशिकाएं बनी। इन दोनों कोशिकाओं में पुनः दैर्घ्य विभाजन हुआ, जिससे 4 कोशिकाएं बनी, जिसे चतुष्टांशक भ्रूण कहते हैं। फिर इन चारों कोशिकाओं में पुनः अनुप्रस्थ विभाजन हुआ, जिससे 8 कोशिकाएं बनती हैं, जिसे अष्टांशक भ्रूण कहते हैं। फिर इन अष्टांशक भ्रूण में परिणत विभाजन हुआ, जिससे कितनी कोशिकाएं बनती हैं? 16 कोशिकाएं। 16 कोशिकाओं में बाहर की तरफ 8 कोशिकाएं होती हैं जो डर्मेटोजन बनाती हैं, और अंदर की तरफ की जो 8 कोशिकाएं हैं वो आंतरिक परत बनाती है। डर्मेटोजन होता है वो भ्रूण की एपिडर्मिस बनाता है, जबकि आंतरिक परत भ्रूण के बीज पत्राधार, भ्रूणविभज्योतक और प्रोकेम्बियम, प्राक विभज्योतक या कह दो प्रोकेम्बियम, जो आगे चलकर विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती है। इस प्रकार से जो ये गोलाकार भ्रूण होता है वो हृदयाकार भ्रूण में बदल जाता है और हृदयाकार भ्रूण एक परिपक्व भ्रूण में बदल जाता है। अब देखिए एक होता है एक बीजपत्री भ्रूण, एक होता है द्विबीजपत्री भ्रूण। आपके सामने जो ये डायग्राम है ये है द्विबीजपत्री भ्रूण का। भ्रूण कहाँ होगा? आपको मालूम चलेगा आगे चलकर, भ्रूण होगा बीज में, क्योंकि बीजांड से क्या बनता है? बीज। और ये जो भ्रूण बना है ये कहाँ बना है? बीजांड में बना है। आगे अब हम इसको और पढ़ लेंगे। तो देखिए ये है द्विबीजपत्री भ्रूण। कोई भी भ्रूण होता है, पादपों का जो भ्रूण होता है, एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री, उनमें 2 रचनाएं होती हैं। एक तो होती है भ्रूणीय अक्ष, चाहे एक बीजपत्री भ्रूण हो चाहे द्विबीजपत्री भ्रूण हो, एक तो उसमें क्या होती है? भ्रूणीय अक्ष। और दूसरा होता है बीज पत्र, जिनमें भोजन भंडारित रहता है, कोटलीडेंस। एक बीजपत्री पादप है तो एक बीजपत्र और द्विबीजपत्री पादप है तो 2 बीजपत्र। अब देखिए जो भ्रूणीय अक्ष है, उस भ्रूणीय अक्ष के ऊपर की तरफ तो क्या होती है? प्रांकुर, और नीचे की तरफ क्या होती है? मूलांकुर। आपको मालूम है जब बीज को उगाएंगे तो प्रांकुर से तो प्रव बनेगा और मूलांकुर से जड़ या किसका निर्माण होगा? मूल का। तो देखिए ये है द्विबीजपत्री भ्रूण, जिसमें यह है भ्रूणीय अक्ष। भ्रूणीय अक्ष में देखो ये है प्रांकुर और ये नीचे की तरफ क्या है? मूलांकुर। प्रांकुर होगा उससे प्रव बनेगा, मूलांकुर से क्या बनेगा? मूल। फिर आप देख रहे हो जो मूलांकुर है उसको ढकने वाली रचना क्या पाई जाती है? मूल गोप। मूल गोप मूलांकुर को क्या देती है? सुरक्षा। अब देखिए आगे दूसरा है द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 क्या पाए जाते हैं? बीज पत्र। ये रहे बीज पत्र, और इन बीज पत्रों के बीच में देखो क्या स्थित है? प्रांकुर। फिर देखिए जो यहाँ प्रांकुर जहाँ ख़त्म हो रहा है
उससे यहाँ नीचे की तरफ पाया जाता है बीज पत्रोपरिक्त, एपिकोटिल कहते हैं जिसे, बीज पत्रोपरिक्त। अर्थात बीज पत्रोपरिक्त कहाँ जाकर ख़त्म होता है? प्रांकुर पर। और बीज पत्रोपरिक्त के नीचे क्या पाया जाता है? बीज पत्राधार। और बीज पत्राधार के नीचे क्या पाया जाता है? मूलांकुर। और मूलांकुर को कौन सी रचना ढके हुई होती है? मूल गोप। तो इस प्रकार आपने देखा तो द्विबीजपत्री भ्रूण है, उसमें एक तो हो गई भ्रूणीय अक्ष जिसमें ऊपर की तरफ है प्रांकुर, नीचे की तरफ है मूलांकुर, और दो क्या पाए जाते हैं? बीज पत्र। फिर देखिए ये है एक बीजपत्री भ्रूण। एक बीजपत्री भ्रूण में भी वही दो रचनाएं होंगी, एक तो भ्रूणीय अक्ष, ये देखिए ये भ्रूणीय अक्ष है, इसमें ऊपर की तरफ है प्रांकुर और नीचे की तरफ क्या है? मूलांकुर। लेकिन यहाँ पर प्रांकुर को ढकने वाली रचना क्या पाई जाती है? प्रांकुर चोल। और मूलांकुर को ढकने वाली रचना क्या पाई जाती है? मूलांकुर चोल। फिर देखिए यहाँ एक बीजपत्री पादपों में पार्श्व में एक बीजपत्र पाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक बीजपत्री पादपों में एक बीजपत्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं स्कूटेलम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक बीजपत्री पादपों में पाए जाने वाले बीजपत्र को क्या कहा जाता है? स्कूटेलम। तो जो ये एक बीजपत्री भ्रूण है उसमें भी वही रचना है, एक तो भ्रूणीय अक्ष जिसमें ये रही प्रांकुर और नीचे की तरफ क्या है? मूलांकुर। फिर होता है क्या इसमें? प्रांकुर को ढकने वाली रचना प्रांकुर चोल और मूलांकुर को ढकने वाली रचना मूलांकुर चोल पाई जाती है। तथा एक पार्श्व में क्या पाया जाता है? बीज पत्र, जिसे हम क्या कहते हैं? स्कूटेलम। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि जो आवर्तबीजी पादप है उनमें युग्मनज है वो किस में बदलता है? भ्रूण में बदलता है। और ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं कहाँ हो रही हैं? हमें याद होना चाहिए, ये सारी घटनाएं हो रही हैं बीजांड में। कहाँ हो रही हैं? बीजांड में। फिर यही बीजांड आगे चलकर किस रूप में विकसित होता है? बीज के रूप में विकसित होता है। तो पुनः देखिए युग्मनज था, युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करता है, एक तो शीर्षस्थ कोशिका, एक आधारीय कोशिका। शीर्षस्थ कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिकीय भ्रूण, 4 कोशिकीय भ्रूण, 8 कोशिकीय भ्रूण, 16 कोशिकीय भ्रूण अर्थात गोलाकार भ्रूण में, गोलाकार भ्रूण से हृदयाकार और हृदयाकार से परिपक्व भ्रूण में बदलती है। और जो ये आधारीय कोशिका है इसमें बार बार अनुप्रस्थ विभाजन होकर ये निलंबक नामक रचना में बदलती है। निलंबकी ही कोशिका आकार में बड़ी होकर किस रूप में बड़ी हो जाती है? चूसकांग। चूसकांग भोजन को चूसने का काम करती है। और भोजन को कहाँ से चूसता है ये चूसकांग? भ्रूणपोष से, क्योंकि हमने पढ़ा है विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण कौन देता है? भ्रूणपोष। फिर देखिए एक और महत्वपूर्ण तथ्य, जो ये निलंबक है, निलंबकी वह कोशिका, निलंबकी वह कोशिका जो भ्रूण की ओर होती है। किस ओर होती है? भ्रूण की ओर होती है, उसे एपीफाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीफाइसिस कहा जाता है। निलंबकी वह कोशिका जो भ्रूण की ओर होती है उसे एपीफाइसिस कहा जाता है। क्या कहा? सॉरी, हाइपोफाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोफाइसिस। ध्यान से सुनिए, जो ये देखिए ये भ्रूण है, ये भ्रूण है पूरा, और ये है निलंबक। तो निलंबकी वह कोशिका जो भ्रूण की ओर होती है उसे हाइपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस कहते हैं। हाइपोफाइसिस कहते हैं, महत्वपूर्ण है। क्या कहते हैं? हाइपोफाइसिस। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण का परिवर्धन।